गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी ब्लॉक पढ़ रहे थे हम लोग। तो डी ब्लॉक में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बता दिया था। पहला पॉइंट मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है उसको कैसे कैसे हम लिखेंगे, क्या करेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी उनके धात्विक गुण मेटल कैरेक्टर के बारे में बता दिया था। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये बता दी थी कि आयनन, ठीक है, आयनन विभव के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आज हम जो पढ़ेंगे चौथी चीज जो हमको पढ़नी है वो आज पढ़नी है हमको परमाणु आकार। ठीक है, परमाणु आकार। ठीक है, परमाणु आकार क्या होता है। तो देखो सबसे पहले परमाणु आकार की बात करते हैं। तो ये हमारा परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है और ये इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है उसकी जो बीच की दूरी है, समझ में आई बात। परमाणु का नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच के इलेक्ट्रॉन की दूरी, परमाणु के नाभिक और इसके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की दूरी, परमाणु का नाभिक और उसके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता। अगर ये त्रिज्या ज्यादा है तो परमाणु का आकार बढ़ जाएगा और ये त्रिज्या कम है तो परमाणु का आकार घट जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जो होती है परमाणु त्रिज्या, इस परमाणु त्रिज्या r की बात करते हैं r। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, ये मेरे पास है परमाणु आकार। ठीक है, परमाणु आकार है ना। चलो ऐसे लिख देते हैं। यहां पर एक मेरे पास होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक हमारे पास होता है उसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक होता है हमारे पास होता है परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। एक प्रभावी नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, दूसरा भी मेरे पास क्या आएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक मेरे पास वापस से आएगा परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। अगर मान लो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा हो और परिरक्षण प्रभाव का मान कम हो तो परमाणु का आकार घटेगा, तो परमाणु का आकार घटेगा, तो परमाणु का आकार घटेगा। और सीधा सा है, अगर मान लो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो, परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा हो तो सीधी सी बात है परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। एक कंडीशन इसमें और हो सकती है, मान लीजिए आपके पास है प्रभावी नाभिकीय आवेश, मान लीजिए आपके पास एक चीज और है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश तुल्य हो किसके, परिरक्षण प्रभाव के, प्रभावी नाभिकीय आवेश तुल्य हो किसके, परिरक्षण प्रभाव के। तो इसका मतलब ये होगा आकार स्थिर रहेगा, आकार क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन में ये जो नाभिक है इस नाभिक के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। तो कहने का मतलब मान लीजिए इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है तो नाभिक ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर मूव करेगा, इसकी ओर मूव करेगा तो ये सिकुड़ेगा, तब परमाणु का आकार घटेगा। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होता है किससे, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अगर ज्यादा होता है तो परमाणु का आकार घटता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है परिरक्षण प्रभाव। ये बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश से पहले के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं उपांत्य कोश। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। तो प्रतिकर्षण भाई ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। इसे उपांत्य कोश कहते हैं, इसे संयोजकता कोश कहते हैं। इस संयोजकता कोश उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बल लगता है, उस प्रतिकर्षण बल के कारण बाह्यतम कोश नाभिक से थोड़ा सा दूर चला जाता है, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता है, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ अगर मान लीजिए परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर इसका मान अगर ज्यादा होगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो स्थिर रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं, यहां से बात करता हूं, ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये वैनेडियम है, ये क्रोमियम है, ये मैग्नीज है, ये टिटेनियम है, ये कोबाल्ट है, ये निकेल है, ये कॉपर है और ये जिंक है। ठीक है, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी हो गई। कौन सी श्रेणी हो गई है, प्रथम संक्रमण श्रेणी हो गई। अब आप क्या लिखोगे, इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो देखने की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस प्रथम संक्रमण श्रेणी में आपको क्या करना है, आपको मूव करना है। तो यहां से यहां तक चलोगे तो नंबर ऑफ आयनिक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, आयनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप यहां से यहां तक जाते हो तो स्थिर रहेगा। ठीक है, अब यहां पर जाते हो तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। कौन सा प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, तो
परमाणु का जब यहाँ से आते चलते हो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ रहा है, यहाँ दोनों संतुलित हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए प्रभावी नाभिक के आवेश का मान ज्यादा है, परिरक्षण प्रभाव का मान कम है, तो धीरे धीरे ये तो कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो दोनों एक जगह स्थिर आएंगे नहीं आएंगे, दोनों स्थिर आएंगे, फाइनली ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसका जो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो इसके ग्राफ में मेरे को वेरिएशन नजर आएगा, इसी ग्राफ में वेरिएशन नजर आएगा, जो इसके ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में जो वेरिएशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसके ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ r और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ r, मतलब r का मान ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, r का मान बढ़ रहा है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट किया, यहाँ पर मेरे पास आया स्कैंडियम आया, टाइटेनियम आया, वेनेडियम आया, क्रोमियम आया, मैग्नीज आया, फेरियम आया, कोबाल्ट आया, ठीक है, निकिल आया, कॉपर आया, जिंक आया, ठीक है। तो ये ग्राफ जो कुछ आएगा वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान ज्यादा था ml तक, तो नाभिक का आकार घटा, परमाणु का आकार घटा, फिर ये FeCl9 में लगभग स्थिर सा हो गया, तो स्थिर हो गया, फिर उसके बाद में परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा हो गया तो बढ़ गया। तो ये अब यहाँ पर एक बात सीखने को मिलेगी कि डी ब्लॉक में जो परमाणु का आकार होता है उसमें अनियमित परिवर्तन होता है। डी ब्लॉक में परमाणु का जो आकार होता है उस डी ब्लॉक में परमाणु के आकार में अनियमित परिवर्तन होता। ये हमारी बात हो गई इसकी डी ब्लॉक के परमाणु आकार की बात हो गई, इसकी बात हो गई परमाणु के आकार की बात यहाँ पर हो गई, ठीक है। और अब आगे की नेक्स्ट हम अगर बात देखते हैं तो नेक्स्ट जो बात आपको बता रहा हूँ वो है, सुनिए ध्यान से, अगला जो टॉपिक आएगा उसमें आएगा 5वें नंबर का जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु क्या होती है, तो क्या मिश्र धातु को अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स मेटल, मिश्र धातु को अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स मेटल, ठीक है। इनका एक और नाम होता है, इनका अलॉय भी कहा जाता है, अलॉय, इनको अलॉय भी कहते हैं, मिक्स मेटल या अलॉय के नाम से इनको जाना जाता है। मिश्र धातु क्या होती है, देखो मिश्र धातु में क्या होता है, जैसे ये धातु है और इस धातु के ये परमाणु है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस धातु में किसी दूसरी धातु को मिक्स कर दिया, ये मेरे पास कोई दूसरी धातु है, इन दोनों का आकार बराबर है या लगभग बराबर है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या, इसका मान लीजिए इससे एक परमाणु को रिप्लेस कर दिया मैंने, यहाँ पर से, तो ये मिक्स मेटल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, मिक्स मेटल बन जाएगी। कहने का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिश्रित किया जाता है, जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिश्रित किया जाता है तो धातु को मिश्रित करने पर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातुएं होती हैं उनको आपस में मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रित करने पर क्या होती है, एक धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जब एक धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो मिश्र धातुओं का निर्माण होता, ठीक है। मिश्र धातुओं के हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास हुआ कांसा हुआ, जैसे हमारे पास हुआ पीतल हुआ, ठीक है, जैसे हमारे पास हुआ नाइक्रोम हुआ, जैसे हमारे पास हुआ इस्पात हुआ, ये सब क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। कांसा जो हमारे पास होता है Fe+Sn होता है कांसा, ठीक है। कॉपर को Sn को अगर मिक्स करेंगे तो कौन सी मिश्र धातु बनेगी, कांसा बनेगी, ठीक है। अगर कॉपर को Zn को बेटा अगर अपन मिक्स कर दें कौन सी मिश्र धातु बनेगी, पीतल बनेगी। नाइक्रोम में आता है निकिल, क्रोमियम और Fe, इनको अगर मिक्स करेंगे तो नाइक्रोम का वायर बनेगा, ये भी मिश्र धातु है। इस्पात के लिए Fe में किसको मिला देंगे, Mn को, तो ये भी क्या बनेगी, मिश्र धातु है। तो ये मिश्र धातुएं होती हैं, ये मिक्स मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब मिक्स मेटल की बात करते हैं, मिक्स मेटल जो होती है ना वो देखो, ये मिक्स मेटल है, ये मेटल है, मतलब एक मिश्र धातु, एक धातु में जब दूसरी धातु को मिलाया जाएगा तो दूसरी धातु क्या करेगी, उस धातु के परमाणु को विस्थापित कर देगी और उनकी जगह खुद फिट हो जाएगी उसके परमाणु, तो मिश्र धातु का निर्माण हो गया, सीधी सी बात। मिश्र धातुओं के एग्जांपल पूछेगा तो उदाहरण लिख देना, कांसा Fe+Sn, पीतल Fe+Zn, नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम, Fe, इस्पात, ये। अब क्वेश्चन में सर मिश्र धातु बनाने के लिए शर्तें क्या है, परमाणु आकार है ना, वो आकार जो होगा वो बराबर, परमाणु आकार या तो बराबर हो या फिर लगभग बराबर हो, ये लाइन आपको याद रखनी है, या तो परमाणु आकार बराबर हो या लगभग बराबर हो। कहने का मतलब ये मिश्र धातु का अगर आपको निर्माण करना है तो जो दो धातुएं उनको मिला रहे हो
उनको मिलाने पर उनका परमाणु आकार या तो बराबर होना चाहिए या फिर लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ये मिश्र धातु हो गई हमारी। मिश्र धातु में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो। उसके बाद में इसमें एक और टॉपिक है बेटा जो आप करना चाहते हो, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है टॉपिक नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो संकुल निर्माण। संकुल निर्माण एक सवाल यहां से आता है, संकुल निर्माण। ठीक है, चलो संकुल निर्माण को छोड़िए, पहले अंतराकाशीय यौगिक की बात कर लेते हैं। अंतराकाशीय यौगिक यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है कि अंतराकाशीय यौगिक क्या होता है। अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं? अंतराकाशीय यौगिक को कहते हैं इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स। इंटरस्टेटियल कंपाउंड, इंटरस्टेटियल कंपाउंड या अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। अंतराकाशीय यौगिक ये होते हैं कि जब ये धातु होती है ना, तो ये जो धातु होती है, इस धातु के परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो इस धातु के परमाणु जो इस प्रकार से व्यवस्थित है ना, इनमें क्या किया, इनमें अपन ने छोटे आकार के, जैसे हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, बोरोन हुआ, इनको अपन क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने पर ये अंतरिकाश स्थान में आ जाते हैं। इस प्रकार की जो धातु यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं इंतराकाशीय यौगिक, इंटरस्टेटियल कंपाउंड। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? जब किसी धातु की संरचना में, जब किसी धातु के परमाणुओं को व्यवस्थित किया जाता है, जब किसी धातु के परमाणु होते हैं ना, तो उन धातु के परमाणुओं को व्यवस्थित किया जाता है, तो उन परमाणुओं को व्यवस्थित करने पर उनमें कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। जब किसी धातु के परमाणु को व्यवस्थित किया जाता है, तो धातु के परमाणु को व्यवस्थित करने पर उनके मध्य में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। तो उस रिक्त स्थान में यदि छोटे आकार के परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन आदि को मिला दिया जाता है, तो एक नए प्रकार की यौगिकों का निर्माण होता है। ये कहते हैं अंतराकाशीय यौगिक। इनके एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं TiC, है ना, MN3H, इस तरह के जो यौगिक होते हैं, BH हुआ, हमारा वैनेडियम हाइड्राइड हुआ, NiH2 हुआ, ये सारे क्या होते हैं, ये अंतराकाशीय यौगिक होते हैं। इनकी खास बात ये होती है, ये अक्रिय होते हैं और मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, सामान्य यौगिक को। तो यहाँ से आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल पूछा जाएगा कि संकरण धातुएं अंतराकाशीय यौगिक बनाती हैं। क्यों? क्योंकि संकरण धातुओं को जब परमाणु को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके मध्य रिक्त स्थान रह जाता है, उसमें छोटे आकार के परमाणु चले जाते हैं और अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण होता है। ये आपको बनाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ बताना। तो आपकी जो टॉपिक मैंने आज क्लियर करवाया, वो एक मिश्र धातु करवाया, एक अंतराकाशीय यौगिक करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो गई है, बाकी बातें हम करते रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बातें हम आपको कल बताएंगे। चलो एक और टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। 7वें नंबर पे आएगा मेरे पास, वो आएगा संकुल निर्माण। संकुल निर्माण से मतलब क्या है कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संपूर्ण तत्वों का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक बनाते हैं जैसे कि उन्होंने बना लिया NiCN4 नेगेटिव संकुल यौगिक बनाया। ठीक है, जैसे मेरे पास है F6 नेगेटिव संकुल यौगिक बना लिया, 4 नेगेटिव संकुल यौगिक बना। जैसे मैंने लिखा K4F3CN6 लिख दिया, ये भी संकुल यौगिक है। ये संकुल यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो संकुल यौगिक होते हैं कैसे कैसे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह संकुल यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ से पूछेगा कि डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का आकार छोटा होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का आकार छोटा होता है। उसके बाद होते हैं डी ब्लॉक होते हैं, उनमें N-1D व NH कक्षक पाए जाते हैं। जो N- यहाँ से आप देख सकते हो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का आकार छोटा होता है, उनका आवेश घनत्व होता है और ये N-1D कक्षकों का उपयोग रासायनिक आयन के लिए करते हैं। तो यहाँ से बस ये सवाल पूछेगा कि डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं? उनका आकार छोटा होता है, आवेश घनत्व होता है और N-1D कक्षक पाए जाते हैं, उनका उपयोग रासायनिक आयन के लिए करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पता होना चाहिए, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन कैसे भी जुड़ करके हमसे कोई भी क्वेरीज हो उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट क्लास हम स्टडी करेंगे। और ये जो आपको डी ब्लॉक में पढ़ा रहा हूँ 3 नंबर का चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, उसे अच्छे से पढ़े, अच्छे से सुने, समझे। अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको PDF के फॉर्म में सारे नोट्स हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं।
आपको एक बात मैं फिर बता देता हूँ कि हमारा जो नया चैनल है वो सैनिक शिक्षण संस्थान के नाम से है। आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।